वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आप देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल चैनल। तो आज कल आपका वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं आया था, सॉरी। आज हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि तीसरा नंबर का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट होता है। और इस सप्ताह में मेरा भी यह तीसरा जो है वीडियो होने वाला है पढ़ाई वाला। तो चलिए आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बहुत अच्छे प्रश्न देखेंगे। जीएनएम फर्स्ट ईयर और यह फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का 30वां नंबर का वीडियो होने वाला है, समझ गए। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कि कौन सा प्रश्न आज लिए हैं। माय डियर, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि रक्तचाप होते क्या हैं, रक्तचाप के प्रकार को बताएं, इसके प्रभावित करने वाले कारक को बताएं। 10 नंबर में आपसे पूछेगा, समझ गए। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, कहेगा कि रक्तचाप से क्या समझते हैं, इसके प्रकार को बताएं, या आप ब्लड प्रेशर से क्या समझते हैं बताएं। तो आपको जो है बताना पड़ेगा प्रकार सहित 5 नंबर में। या फिर ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि रक्तचाप को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को बताएं, प्रभावित करने वाले कारक्स को बताएं। सिर्फ यही भी पूछ सकता है 5 नंबर में। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे, जैसे नाड़ी दर आप लोग को पढ़ा चुके हैं, पल्स नाड़ी दर। अब उसमें होता यह है कि नाड़ी दर का विशेषता पूछ लेता है, समझ गए। कभी कभी नाड़ी दर कहाँ कहाँ से लेते हैं उस जगह का नाम पूछ लेता है 5 नंबर में, समझ गए। और कभी कभी कंप्लीट 10 नंबर में पूछ लेता है टोटल। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, समझ गए। इसीलिए हम कंप्लीट पढ़ाते हैं। आगे चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हमें जानना है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। देखिए, ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर, ब्लड प्रेशर, रक्त दाब, रक्तचाप मतलब रक्त का दाब, रक्त का चाप। तो ये होता क्या है, बड़ी आसान है, कुछ नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि रक्त जो है हमारे बॉडी में, ऐसा तो नहीं है कि रक्त पूरा खुला जो है बह रहा है पानी की तरह, ऐसा तो है नहीं। रक्त के बहने के लिए, रक्त के सर्कुलेट के लिए हमारे बॉडी में जो है बहुत महीन महीन धागे के समान महीन महीन भी जो है कैपिलरीज होती है, केशिकाएं होता है, आर्टरी होता है, वेन होता है, जो ये सब एक नली के समान होता है। बिल्कुल एक सिलिंड्रिकल जो है, एक सिलिंड्रिकल मतलब बेलनाकार एक आकृति में एक जो है आपके केस के समान जो है आपके कैपिलरी होता है, केशिकाएं, समझ सकते हैं। उसमें है ब्लड जो है सर्कुलेट होता है। आर्टरी, वेन, ये सब में है ब्लड जो है यहाँ से सर्कुलेट होता है। तो जब ये चीज़ें सिलिंड्रिकल है, बेलनाकार है, और जैसे आप लोग देखते होइएगा कि जो दमकल स्टार्ट करते हैं पानी उनी खेत में लगाने के लिए, तो देखते होइएगा कि उसके दमकल के जहाँ से पानी फेंकता है वहाँ से पाइप को बांध देते हैं, और उसमें पानी जो है खेत में जाता है पाइप से होकर। जब आप लोग देखते होइएगा कि एक पानी जब पूरा अपना स्पीड में चलते रहता है, दमकल चालू रहता है, तो पानी एकदम फवारा मारता है, उसमें है पाइप को एकदम टाइट करके जो है निकलता है। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि जो पानी का गति है, वह पानी जो है प्रेशर दे रहा होता है पाइप पे, पाइप के चारों साइड के दीवार पर गति से जाता है आगे की तरफ, और वह जो है प्रेशर देता है किस पे, पाइप के। इसीलिए पाइप वह एकदम मोटा तन के रहता है जब तक पानी उसमें रिलीज होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे ब्लड में, ब्लड जो है जितने भी वेन है, आर्टरी है, केशिकाएं हैं, ये सबसे जब ब्लड जाता है तो क्या होता है, एकदम हमारा जो ब्लड वेसल्स है, रक्त के जो नली है, उस नली को एकदम टाइट करके रखता है, समझ गए। अब होता यह है कि चूंकि यह नली है, तो जब इसमें है ब्लड जो है स्टार्ट होता है जाना, तो यह धक्का मारता है, समझ गए। इस पाइप के चारों साइड के दीवार पर धक्का मारता है, धक्का मारते हुए आगे की तरफ निकलता है। तो जो ये धक्का मारता है, इससे जो प्रेशर उत्पन्न होता है, क्योंकि आपको अभी बताया है कि पानी जब भरता है, कैपेसिटी भरता है, तो पाइप टाइट हो जाता है, समझ गए। अब टाइट होता है तो क्या होता है, उस पर दबाव लगता है, समझ गए ना। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे ब्लड वेसल्स में भी ब्लड जब निकलता है, गुजरता है अपने नली से होकर, तो वह प्रेशर लगाता है अपने नली के दीवार पर, समझ रहे। चलिए, तो यही प्रेशर जो लगता है रक्त के द्वारा रक्त वाहिनी पर, इसी को हम लोग रक्त दबाव या रक्तचाप कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो समझ गए कि रक्त वाहिनी में बहने वाला जो रक्त होता है, उस रक्त के द्वारा जब रक्त वाहिनी के दीवार पर जो लगाए जाने वाला दबाव होता है, उसी को रक्तचाप कहते हैं। मैंने आपको समझा दिया। आगे चलिए। अब माय डियर, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, आपके सामने में है सिस्टोलिक दाब। अब रक्तचाप 2 प्रकार के होता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायसिस्टोलिक प्रेशर। यह 2 प्रेशर जो है होता है, समझ गए।
सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। अब जो नॉर्मल प्रेशर होता है मैं आपको बता देता हूँ 120/80 होता है। तो जो ऊपर वाला होता है यह सिस्टोलिक होता है, जो नीचे वाला होता है डायसिस्टोलिक होता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? चलिए, अब ये चीज़ें हो गया। अब जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है यह ऊपर वाला होता है, समझ गए? तो ये कब लगता है देख लीजिए। देखिए, अब आप लोग को पता होगा कि हार्ट में हमारा जो है 4 चैम्बर होता है, समझ गए? ए आर्टरियम है और ए वेंट्रिकल है, समझ गए? ए होता है आपको याद रखने की। अब इधर मान गए राइट एंट्रियम है तो इधर लेफ्ट एट्रियम होगा, इधर अगर राइट वेंट्रिकल है तो यह लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। इसे आलिंद कहते हैं और इसे निलय कहते हैं। ये चीज़ आपको समझना होगा। अब होता यह है कि बॉडी से अशुद्ध ब्लड यहाँ पे आता है, यहाँ से आपको मैं हृदय वाला में पढ़ा ही दिया हूँ, विशेष पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं बताऊँगा। जो समझ रहे हैं ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो उनकी बात है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। समझ गए? अब सिस्टोलिक प्रेशर कब लगता है समझिए। देखिए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान, मतलब जब सिस्टोलिक प्रेशर जब लगता है तो यह वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान होता है, समझ गए? अब ये कब होता है देखिए, इसके दौरान जब बाएं नीले समझ रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब इस साइड वाला जो मेन होता है, जो महाधमनी को रक्त सप्लाई करता है बॉडी में जाने के लिए। तो लेफ्ट वेंट्रिकल बायां नीले किसको ब्लड सप्लाई करता है? महाधमनी औरोटा को, और औरोटा जो है विभिन्न आर्टरी में भेजता है, समझ गए? तो बायां निलय द्वारा रक्त को महाधमनी औरोटा में धकेलते समय व रक्त द्वारा रक्त वाहिकी की भित्ति पर लगाए जाने वाला दबाव उच्चतम दाब या सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। यानी जो शुद्ध ब्लड हमारे बॉडी में जाता है सप्लाई के लिए हार्ट से, तो जो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल ही जो है पंप करता है शुद्ध ब्लड को, जो औरोटा में जाता है और फिर औरोटा से विभिन्न आर्टरी के थ्रू बॉडी में जाता है। तो होता यह है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को प्रेस करता है, पंप करता है, तो वह औरोटा में प्रवेश करता है, समझ गए? औरोटा में। अब इस समय जब धकेलता है ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय, तो हृदय में धकेलते समय जो है रक्त वाहिनी जो होता है उसके भित्ति पर दबाव लगता है, समझ गए? महाधमनी के जो रक्त वाहिनी है उस पर दबाव लगता है और उससे जो है सिस्टोल उच्चतम प्रेशर प्राप्त होता है। तो यह सिस्टोलिक प्रेशर होता है। ओके, दूसरा है डायसिस्टोलिक प्रेशर। डायसिस्टोलिक प्रेशर वह होता है जिसमें हृदय जो है कुछ विश्राम अवस्था में होता है। यह विश्राम अवस्था अवधि एवं निलय के संकुचन प्रारंभ होने से ठीक पहले होता है। देखिए, यह विश्राम अवधि और बायां निलय के संकुचन, संकुचन मतलब कंट्रैक्शन। अब जब तक हार्ट में कंट्रैक्शन नहीं होगा तो वह ब्लड को पंप नहीं करेगा, जोर नहीं लगाएगा ब्लड पर, फिर ब्लड बाहर निकलेगा नहीं। तो संकुचन होना जरूरी है। और इसी जब हार्ट थोड़ा सा, देखिए जैसे क्या होता है, जब कोई चीज़ पंप करता है तो भूख भाग करता है, ऐसे करता है ना। तो जब भूख करेगा मतलब वह क्या होगा? छोड़ेगा, मतलब हार्ट ब्लड को छोड़ रहा है। अब इसी छोड़ने से फिर अपने पुनः स्थान में आएगा थोड़ा देर के लिए, और फिर ब्लड को जो है क्या करेगा? पंप करेगा, फिर अपने थोड़ा पहले के स्थान में आएगा, फिर पंप करेगा। तो ऐसे ही ब्लड में जब वह अपना पीछे थोड़ा आता है ब्लड को पंप करने के लिए, तो उस समय जो विश्राम की अवस्था होता है और उस समय जो दबाव लगता है, तो उसी को जो है हम लोग डायसिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। समझ गए ना? तो यही जो है हमारा डायसिस्टोलिक प्रेशर होता है। और जब यह विश्राम अवस्था में हृदय होता है तो यह जो है होता है, तो इसलिए यह थोड़ा सा कम दबाव पड़ता है, समझ गए? तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हो गया, आगे चलते हैं। अब पल्स प्रेशर, नाड़ी दाब क्या किसे कहते हैं? तो सीधा याद रखिए, नाड़ी दबाव हम उसको कहते हैं जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर और डायसिस्टोलिक जो दबाव होता है, इस दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसी को जो है हम लोग पल्स प्रेशर कहते हैं। एवं बाएं निलय द्वारा, बस सीधा ये समझिए कि जो ऊपर वाला 120 नॉर्मल है और नीचे वाला 80 नॉर्मल है, इस दोनों के बीच जो अंतर आएगा वही जो है उसका पल्स प्रेशर होगा, नाड़ी दबाव होगा। अगर किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 है और नीचे वाला अगर 100 है तो उसका पल्स प्रेशर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, नाड़ी दबाव 40 हो जाएगा। इस दोनों में अंतर, समझ गए? चलिए, और यहाँ पे देख लीजिए नॉर्मल रक्तचाप इतना होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, तो क्या होता है और पल्स प्रेशर क्या है सब समझ गए आप लोग। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारक है, फैक्टर है जो आपके रक्तचाप को प्रभावित करता है, समझ गए? रक्तचाप को बढ़ाता है या घटाता है, कौन कौन से कारण है, चलिए देखते हैं। पहला कारण आयु होता है।
अब मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ कि अलग अलग आयु एज में जो है रक्तचाप अलग अलग होता है, समझ गए, ध्यान में रखिएगा। चूँकि बूढ़ा होता है तो उसको थोड़ा सा बढ़ जाता है, समझ गए। वयस्क का 120/80 होता है। तो आयु के हिसाब से पल्स जो ना रक्तचाप होता है वह आयु के हिसाब से जो है घटते बढ़ते रहता है, समझ गए। लिंग की बात किया जाए तो जो मेल और जो फीमेल है इस आधार पर भी जो है आपके क्या होते हैं, चूँकि मेल का जो प्रेशर होता है वह थोड़ा ज़्यादा होता है तुलनात्मक फीमेल से, समझ गए। फीमेल में थोड़ा सा रक्तचाप कम रहता है तुलना मेल के, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो लिंग भी प्रभावित हुआ। प्रजाति रेस, अब कुछ ऐसे प्रजाति है जिसमें अन्य जो है प्रजाति की अपेक्षा किसी दूसरे प्रजाति में ऐसे है जहाँ पे रक्तचाप अधिक देखने को मिलता है। जैसे बहुत सारे प्रजाति है जिनकी आपको रक्तचाप अलग अलग देखने को मिलेगा, समझ गए। आगे है पांचवा है जलवायु। समान रक्तचाप समशीतोष्ण, मतलब समान जहाँ पे उष्मा रहता है, समान जलवायु, वैसे जलवायु के तुलना में जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में कम एवं ध्रुवीय प्रदेशों की जलवायु में सर्वाधिक होता है। जो समान रक्तचाप होता है वह समशीतोष्णीय की तुलना में उष्ण कटिबंधीय वाला में कम होता है एवं ध्रुवीय प्रदेशों में ज़्यादा होता है रक्तचाप। ओके। दिन का समय, अब महिलाओं एवं पुरुषों दोनों में ही प्रातः काल में रक्तचाप कम रहता है तथा दिन के साथ बढ़ने के साथ ही यह रक्तचाप बढ़ता है और शाम तक यह अपने उच्चतम स्थान पर आता है। तभी जाके हमारा बॉडी क्या करता है, रेस्ट मांगता है और रात के समय जो है धीरे धीरे यह फिर से घटने लगता है, समझ गए। और सुबह होते होते यह बिल्कुल अपने न्यूनतम स्थान पर आ जाता है। सातवां है एक्सरसाइज। अब व्यायाम करने से एक्सरसाइज बढ़ता है, अब एक्सरसाइज नहीं, रक्तचाप बढ़ता है। अब जाइए टहलिए दौड़िएगा तो ऑटोमेटिक रक्तचाप आपके बढ़ने लगेंगे, ठीक है। आठवां है पेन, पीड़ा। अब किसी व्यक्ति के बहुत ज़्यादा बेचैनी है, दर्द है, दिक्कत है, कष्ट में है, तो वैसे व्यक्ति को जो है क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़े हुए रहते हैं। नौवां है भावावेग, इमोशन। अब देखते होइएगा कोई व्यक्ति का बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पेन में रहेगा, उसका शरीर का भाव बिगड़ जाएगा तो उसका जो है ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है, तनावपूर्ण हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को लड़ाई झगड़ा होते ही जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा आग बबूला होने लगता है, उसका शरीर का भाव वेग जो है कंट्रोल अनकंट्रोल हो जाता है। ओके। 10वां है रोग और अवस्था, डिजीज कंडीशन। डिजीज कंडीशन का मतलब है कि ऐसी रोग अवस्था जहाँ पे व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ना संभव हो जाता है, जैसे कोई सर्कुलेटरी डिजीज है, मतलब हार्ट का बीमारी है, या फिर किडनी का रोग है, इन सब में रक्तचाप बढ़ने की संभावना रहता है। तो डिजीज भी इसमें प्रभावित करता है। 11 है औषधि। अब माय डियर कुछ ऐसे औषधि है जो आपके रक्तचाप को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे भी औषधि है जो आपके रक्तचाप को कम भी करता है। तो बढ़ाने वाला औषधि में मेफेम्टिन है, एड्रीनिल है, यह बढ़ाता है, और कम करने वाला में एमिल नाइट्रेट होता है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है, और बहुत सारे हैं जो बीपी को कम करता है, जो जैसे डायूरेटिक दवाई भी बीपी को कम करता है। 12 है शारीरिक स्थिति, पोस्चर। पोस्चर का मतलब है कि शारीरिक स्थिति कैसा है, खड़े हैं बैठे हैं। तो जब आप बैठे रहते हैं तो आपका बीपी ठीक रहेगा, कम रहेगा, लेकिन जैसे ही आप खड़े होंगे तो खड़े देख लीजिए, बैठे या खड़े रहने की तुलना में लेटी हुई स्थिति में रक्तचाप कम होती है। जब आप लेटते हैं तो आपका रक्तचाप कम रहता है, लेकिन जैसे ही आप बैठते हैं और खड़े होते हैं तो सारा का सारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, समझ गए। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 13 है रक्तस्राव। रक्तस्राव के कारण रक्त वाहिनियों में रक्त की कमी हो जाती है, जिससे रक्तचाप भी कम जाता है। अब पाइप में लीकेज हो जाएगा तो रक्तचाप तो कम ही जाएगा ना, तो ही चीज़ें है। बढ़ा हुआ अंतरकरोटी, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब अंतःकरोटी जो दबाव है, समझ गए ना, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है, मतलब जो मस्तिष्क में एक लगने वाला दबाव है, अगर उसमें मान गए आपका सिर में चोट एवं अंतःकरोटी अबूर्द इंट्राक्रेनियल ट्यूमर के, ठीक है, कारण अंतःकरोटी दबाव बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप रक्तचाप में भी वृद्धि होता है। जिस व्यक्ति का आईसीपी लेवल ब्रेन का बढ़ा रहता है उसका रक्तचाप भी बढ़ सकता है, समझ गए। तो यह चीज़ें जो है 14 पॉइंट मैंने आपको बताया जो कि आपके नॉर्मल जीवन से संबंधित है। आप खुद से भी सोच के लिख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे चीज़ है जो आपके रक्तचाप को बढ़ा सकता है, और उसी चीज़ को तो मैंने यहाँ पे आपको बताया, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे आप चलिए बातें करते हैं।
आगे यहाँ पे टोटल इंग्लिश मैंने दे रखा है, जो भी लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में अच्छा से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और टोटल के टोटल मैंने यहाँ पे दे रखा है आपके लिए, आप सब पढ़िए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे है, आगे यहाँ पे प्रश्न है, कहता है ऑक्सीजन इनहेलेशन क्या होता है बताइए। माय डियर, ऑक्सीजन इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, अगला यह प्रश्न शॉर्ट में पूछेगा, समझ गए। 5 नंबर में पूछ सकता है ऑक्सीजन इनहेलेशन के बारे में। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि यह ऑक्सीजन इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, यह क्यों दिया जाता है किसी व्यक्ति को। चलिए देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक गैस है, समझ गए, जो व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी टिश्यू वगैरह है, जो भी ब्लड सर्कुलेट होता है, तो उसके द्वारा ही ऑक्सीजन जो है सारा बॉडी पार्ट में पहुंचता है, और उससे हमारा कोशिका जिंदा रहता है, तब आदमी जिंदा रहता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम हो जाता है बॉडी में, तो क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल तौर से अपना जीवन नहीं जी पा रहा है, नहीं सांस ले पा रहा है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको जो है सांस लेने में कठिनाई होता है, तो उसको देखते होइएगा कि उसको ऑक्सीजन जो है सिलेंडर से ऑक्सीजन दिया जाता है, या फिर ऑक्सीजन पाइपलाइन से, जिसमें मास्क लगा के जो है व्यक्ति को ऑक्सीजन दिया जाता है। तो अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन दिया जाता है, जो व्यक्ति को आर्टिफिशियल तरीके से जिंदा रखता है, ठीक है। देखिए आगे देखिए, मरीज को अंतः श्वसन द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करने की प्रक्रिया को ऑक्सीजन अंतः श्वसन कहा जाता है। जाहिर सी बात है, इनहेलेशन का मतलब ही होता है कि श्वास के जरिए, श्वसन के जरिए दवाई को अंदर पहुंचाना, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी एक प्रकार का, जो व्यक्ति अगर श्वास अपने से नहीं ले पा रहा है, तो उसके लिए ऑक्सीजन भी एक प्रकार का थेरेपी का ही काम करता है, दवाई का ही काम करता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हो सकता है आपसे ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में भी पूछ ले, तो यही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए बातें करते हैं। देखिए, मरीज को अंतः श्वसन द्वारा, मतलब आंतरिक श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करने की जो प्रोसेस, प्रक्रिया है, उसी को ऑक्सीजन अंतः श्वसन कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। ऑक्सीजन अंतः श्वसन एक प्रक्रिया है। अब ये जो अंतः श्वसन के द्वारा, अंतः श्वसन के मतलब समझ रहे हैं कि श्वसन के जरिए ऑक्सीजन को अंदर पहुंचाना, समझ गए। ऑक्सीजन को श्वसन के जरिए, जैसे पाइप, मुंह में मास्क लगा देते हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन आता रहता है उस मास्क में, और वह जो है व्यक्ति सांस लेते रहता है और वो अंदर जाता है। तो श्वसन के जरिए ऑक्सीजन को अंदर पहुंचाना ही यह अंतः श्वसन प्रक्रिया होती है, जिसमें श्वसन एवं हृदय संबंधी विकारों से पीड़ित, बताए ना कि जो श्वसन से पीड़ित मरीज हो, जो हृदय से संबंधित पीड़ित हो, तो उसको जो है श्वास लेने में दिक्कत आने लगता है, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं। ऊतक में कमी हाइपोक्सिया, और खून में ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सेमिया। इस दोनों कंडीशन में, चाहे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो, इससे किस व्यक्ति में होता है, श्वसन और हृदय से संबंधित व्यक्ति में। जैसी परिस्थिति को दूर करने हेतु अंतः श्वसन द्वारा ऑक्सीजन प्रदान की जाती है। मतलब इस कंडीशन को दूर करने के लिए ही, यह स्थिति को दूर करने के लिए ही अंतः श्वसन द्वारा ऑक्सीजन प्रदान किया जाता है। तो आप ये भी समझ गए कि अंतः श्वसन क्या है, किन मरीजों को किस लिए दिया जाता है, समझ गए ना। अंतः देख लीजिए, फुफ्फुसों में, मतलब फेफड़ों में वायु, वाष्प या गैस को अंदर खींचने की क्रिया अंतः श्वसन कहलाती है। अब ये जो श्वसन होता है, ऐसा नहीं है कि श्वसन हम दिए और सीधा जो है वह जाके ब्लड में मिल जाता है, ऐसा होता है, नहीं होता है। वह श्वसन चाहे आप सिलेंडर से दीजिए, चाहे आप नॉर्मल अपने जीवन वातावरण में ऑक्सीजन ले रहे हैं, वह ऑक्सीजन खींचता कौन है, वह ऑक्सीजन हमारा फेफड़ा खींचता है। और फेफड़ा जो है उसको क्या करता है, गंदगी को बाहर करता है और शुद्ध ऑक्सीजन ब्लड में मिलाता है, समझ गए ना। तो फुफ्फुस मतलब फेफड़ा में वायु, वाष्प, समझ गए, गैस को अंदर खींचने की क्रिया ही अंतः श्वसन कहलाती है, जो फेफड़ा द्वारा होता है, समझ गए। मरीज को O2 जो है सेंट्रल गैस सप्लाई से, मतलब मरीज को कहाँ कहाँ से ऑक्सीजन मिल सकता है, किस किस माध्यम से,
ऑक्सीजन O2 होगा यहाँ पे सेंट्रल गैस सप्लाई से, मतलब जहाँ से मेन कनेक्शन होगा सेंट्रल होगा, जहाँ से एक मेडिकल मतलब बड़ा सा हॉस्पिटल कॉलेज है तो वहाँ पे एक सेंटर बना होता है गैस सप्लाई का, तो वहाँ से सेंट्रल गैस सप्लाई से या सीधे O2 सिलेंडर से दिया जाता है। ऑक्सीजन थेरेपी O2 थेरेपी चिकित्सक द्वारा ही निर्देशित की जाती है कि किस पेशेंट को ज़रूरी है किस पेशेंट को ज़रूरी नहीं है, समझ गए। तो ऑक्सीजन थेरेपी किन चीज़ों के जरिए देंगे, या तो सीधा सिलेंडर लाइए और एक सिलेंडर होता है आप लोग देखते हैं वो सिलेंडर लगा दीजिए तो उससे भी मिलने लगेगा, या फिर किसी बड़े बड़े हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज वगैरह में जो है क्या होता है कि देखते होइएगा कि वहाँ पे सिलेंडर जो है क्या होता है नहीं होकर पेशेंट के पास में एक पाइप लगा होता है बेड के सामने में, ठीक है, पाइप लगा होता है बेड के सामने में ऑक्सीजन का, और इस सब पाइप का कनेक्शन एक जो है सेंट्रल जगह होता है उस हॉस्पिटल कैंपस में, एक सेंट्रल केंद्र होता है जहाँ से सप्लाई सभी वार्ड में मरीजों के पास पहुँचाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है, जिसको जो ज़रूरी जो है वहाँ पे बेड पर खोलकर अपना पेशेंट को दिया जाता है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए हाइपोक्सिया क्या होता है, तो कोशिकाओं एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी, देखिए बॉडी में जो हमारा टिश्यू है कोशिका है ऊतक है उसमें ऑक्सीजन की कमी होता है तो उसे हाइपोक्सिया कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पे हाइपोएक्सेमिया। हाइपोएक्सेमिया का मतलब होता है यहाँ पे देख लीजिए MI लग गया है तो यह हीमोग्लोबिन से संबंधित हो गया, समझ गए। तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी, रक्त में सिर्फ ऑक्सीजन की कमी होगा तो हाइपोक्सेमिया, और ऊतक में कमी होगा कोशिका में कमी होगा तो वह होता है हाइपोक्सिया, समझ रहे हैं। आगे देखिए उद्देश्य क्या होता है माय डियर, तो उद्देश्य होता है कष्टपूर्ण श्वसन को दूर करना। इसका ऑक्सीजन देने का उद्देश्य यही होता है किसी भी व्यक्ति को कि उसमें श्वसन कष्ट जो है उस श्वसन कष्ट को दूर किया जाए, मरीज के जीवन को बचाया जाए। बचाने के लिए चूँकि बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं जिसको सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो उससे जीवन भी बचता है। हाइपोक्सिया या हाइपोएक्सेमिया को दूर करने हेतु अगर किसी मरीज को टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी है ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है तो इसे दूर करने के लिए भी दिया जाता है, समझ रहे हैं। श्वास अवरोधक मतलब एस्फेक्सिया की स्थिति को दूर करने में, किसी को अगर श्वसन कष्ट है श्वास में अवरुद्ध है तो इसे स्थिति को दूर करने के लिए भी दिया जाता है। मरीज को आराम दिलाने के लिए, चूँकि मरीज अगर थोड़ा सा ऑक्सीजन से जूझ रहा होगा ऑक्सीजन की कमी से तो वह आराम नहीं कर पाएगा, उसे कष्ट होगा, तो ऑक्सीजन से आराम भी मिल जाता है मरीज को। ओके, शरीर के ऊतकों एवं कोशिकाओं की चयापचय क्रिया को बनाने हेतु, अब इसका महत्वपूर्ण काम ऑक्सीजन का एक ये भी होता है कि यह आपके कोशिकाओं और ऊतकों को जीवित रखता है। जैसे ही आपके ऑक्सीजन कमने लगेगा क्षमता बॉडी में तो जो है आपके बॉडी के कोशिका और जो टिश्यू और जो सेल होता है वह क्या होगा ख़त्म, डेड होने लगेगा और फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस भी गड़बड़ा जाएगा। तो ये सारा जो है ऑक्सीजन इन्हेलेशन है, आप लोग समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन के जरिए, समझ गए, ऑक्सीजन को श्वसन के जरिए मतलब अंदर ऑक्सीजन को भेजना श्वसन के माध्यम से, वही अंतः श्वसन ऑक्सीजन होता है, समझ गए। तो इस चीज़ को समझना है। बाकी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया दोनों प्रश्न को, इसका भी मैंने यहाँ पे इंग्लिश दे रखा है तो आप जो भी लोग हैं इंग्लिश में देखिएगा। और 5 नंबर में अगर ऑक्सीजन इन्हेलेशन के बारे में पूछेगा तो होता क्या है ज़रूर बताइएगा, कौन बीमारी से होता है ये भी बताइएगा और इसका उद्देश्य जरूर लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। ओके, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी वाले हिंदी में लिखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।